तो हमने oogenesis को कंप्लीट किया है। oogenesis को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं आज, उसी से रिलेटेड। सो ओवुलेशन भी हो चुका है, oogenesis खत्म हुआ, उसमें ओवुलेशन हमने देखा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हमने देखा। यस, गुड मॉर्निंग अनम, गुड मॉर्निंग अनम फातिमा। सो हमने oogenesis देखकर, ओवुलेशन देखकर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का शुरुआत हमने कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में ये जो मेंस्ट्रुअल फेस होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो अलग अलग फेस होते हैं, वो कौन से फेस हैं, oogenesis में जो फेस हो रहे हैं वो कौन से फेस हैं, ओवुलेशन के दौरान जो फेस हो रहे हैं, तो ये हम अलग अलग फेसेस के बारे में देखेंगे। आज हम लोग ग्राफ देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी के बुक में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ग्राफ के बारे में देखेंगे। और हम लोग ओवम का थोड़ा बहुत हम लोग उसका एनाटॉमी देखेंगे, यानी ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा उसका दिखता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं हमारे oogenesis के बाद जो मेंस्ट्रुअल स्टार्टिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ओवम का देखेंगे, ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और बाकी ग्राफ भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम लोग देखेंगे आज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। तो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हम इसको साइकिल क्यों कहते हैं, सबको पता होगा आप लोगों को। 28 डेज पे एक बार ये रिपीट होता है ना, 28 डेज पे एक बार, ये 28 डेज के बाद हमेशा हर 28 डेज पे ये रिपीट होता है, राइट। और इसीलिए हम इसको साइकिल कहते हैं। साइकिल का जो व्हील होता है ये रोटेट होता रहता है, राइट। वैसे ही ये 28 डेज पर ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता रहता है हर 20 डेज पे, इसीलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओके, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, ये कितने दिन के लिए होता है, तो ये होता है 28 डेज पर एक बार होता है। ये एवरेज है, ये एवरेज कैलकुलेट किया गया है और मैक्सिमम लोगों में पाया गया है कि 28 डेज पे वंस आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। 28 डेज का साइकिल होता है, लेकिन ये हमने बताया भी था कि 22 डेज से लेकर ये 31 डेज तक भी जा सकता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में कभी भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो शुरू हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द साइकिल ऑफ द पीपल कि उनका साइकिल क्या है। ये हमने बताया था कि 5 to 7 डेज तक ये कंटिन्यू हो सकता है, 5 to 7 डेज तक ब्लीडिंग हो सकता है। मिनिमम आपको 5 डेज होंगे और मैक्सिमम 7 डेज होंगे। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से पहले ही मेंस्ट्रुअल पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पार्ट जो होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, और हम कह सकते हैं पेल्विक रीजन में, पेल्विक कैविटी में आपको क्या होते हैं, पेन शुरू हो जाते हैं जस्ट अबव द वजाइनल रीजन, ठीक है। जेनिटल रीजन से जस्ट ऊपर में हमारे जो पेल्विक रीजन होते हैं, जो मस्कुलेचर होते हैं, वहां पे पेन शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, एंड बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ड्यू कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला है ड्यू टू द हार्मोन ईस्ट्रोजन, ड्यू टू द हार्मोन ईस्ट्रोजन ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, सो इसीलिए वहां पे पेन जो है वो शुरू हो रहा है। ऑलराइट, चलिए, ये मेंस्ट्रुएशन कब होता है, मेंस्ट्रुएशन 28 डेज के वंस होता है और ये 5 to 7 डेज के लिए होता है। और ये मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कॉमन टर्म्स पीरियड्स भी कहते हैं, मंथली ब्लीडिंग भी कहते हैं, मेंसेस भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है, 5 to 7 डेज का होता है। हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट टाइम शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम शुरू होता है तो हम उसको कहते हैं मेनार्की। फर्स्ट टाइम जो शुरू होता है हम उसको कहते हैं मेनार्की। अब और ये कब शुरू होता है, ये शुरू होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी रीच करता है, ये आपको मेनार्की हो जाते हैं, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं। और यस, ऑफ कोर्स, ये आपको प्यूबर्टी रीच करने का एज कुछ भी हो सकता है, अराउंड फ्रॉम द एज 9 to 13 या 14 के बीच में कभी भी ये जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, कभी भी प्यूबर्टी बेबी गर्ल रीच कर सकती है, ठीक है। उसके बाद द लास्ट, आई मीन जब ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म होता है, यानी द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। और ये मेनोपॉज जो है ये कब होता है, ये जब आपके सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं,
आपके सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, तब जाके ये मेनोपॉज होता है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक बस इतना ही है कि हमारा जो फॉलिकल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं हमारे, उसके बाद ये आप मेनोपॉज हो जाता है, ओवरी नहीं रहेगा, ओवम नहीं रहेगा, आई मीन oocyte नहीं रहेगा, फॉलिकल्स नहीं रहेंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स नहीं रहेंगे, तो वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आपको प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या नहीं बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चल के आपको, अच्छा एक और चीज हम आपको बताते हैं, अराउंड ये आपको किस एज में होता है, ये आपको होता है इन एंड अराउंड 45 to 50 इयर्स के बीच में ये होता है। ठीक है, मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है, 45 से 50 इयर्स के एज में, ये एज तक ये होता है। ठीक है, आई मीन इसके अंदर कभी भी हो सकता है मेनोपॉज। लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज मतलब रुक जाना, मेनो यानी मेंसेस, पॉज मतलब स्टॉप। ठीक है, पॉज मतलब स्टॉप, जब मेनोपॉज हो जाता है मतलब ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। राइट, हमारे पास कई सारे फॉलिकल्स होते हैं और आपको पता है कि हर फॉलिकल आई मीन हर मंथ 10 to 20 फॉलिकल जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए 10 साल में प्यूबर्टी बेबी गर्ल रीच की है, तो वो बेबी गर्ल 45 to 50 इयर्स तक कितना oocyte या कितना प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यूटिलाइज कर चुकी होगी। लेट्स कैलकुलेट दैट आल्सो। 10 साल का एज, मान के चलिए कि 10 साल का एज है, और ये 10 साल का एज, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा। ये आपको कहीं ये चीजें आपने कभी सोचा होगा कि क्यों ऐसा होता है, कि मेनोपॉज क्यों हो जाता है, कारण क्या है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हार्मोन खत्म, हार्मोन का रिलीज बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि अराउंड 40,000 to 60,000 जो है वो फॉलिकल्स, या 60,000 to 80,000 या 60 to 80 के बीच में हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं प्यूबर्टी तक। वहां से आपको जो रिलीज शुरू होते हैं, ठीक है, आपको जो रिलीज शुरू होते हैं वो हमारे जो रिलीज, अच्छा ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि कितना ओवम या प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो मतलब आपको बचते हैं 60 to 80,000 अडल्ट, मतलब प्यूबर्टी जैसे रीच करते हैं उतना हमारे पास जो है बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो अब देखिए ईच एंड एवरी टाइम हमारे पास कितना है, मंथ है, कितने मंथ है एक साल में कितने महीना है, 12 महीना है। ठीक है, एक साल में कितना महीना है, 12 महीना है, 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, और कितने साल है हमारे पास, 10 इयर्स से 45 यानी 30 इयर्स है ना, 30 प्लस 10 सॉरी 35 इयर्स, आई एम सॉरी 30 में भी हो सकता है, 35 या 40 ईयर हो सकता है। सो 45, सो 35 इंटू 12 कितना कमजोर है तेरा, बताइए तो 35 इंटू 12 कितना होता है। हम कोशिश करके कैलकुलेट करके देखेंगे क्या यही रीजन है, फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, ये रीजन है। लेट्स चेक हियर मैथमेटिकली। ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स कमजोर, आप बताइए 35 इंटू 12 क्या होता है, 420 नहीं, हम 420 नहीं है भाई, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, 0 7 5, 7 प्लस 5 12, बाप रे 420 यस, आईपीसी सेक्शन 420 के तहत। एनीवेज, सो 35 इंटू 12 कितना है, 420 है। सो ये 420 फॉलिकल्स 35 साल के उम्र तक ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, और ये हमें आई मीन जो 420 नहीं बोल रहे, ये क्या है, टोटल हमारे मंथ कितने होते हैं, 420 मंथ होते हैं, 420 मंथ होते हैं 35 इयर्स तक। और अगर हम 40 इयर्स तक कैलकुलेट करें तो 40 इंटू 12, 0 4 2 8, 1 0 से 0, 4 1 से 4, 480 है ना। 42 इंटू 12 कितना, 420 इंटू 12 कितना होता है, 14 टू 12 48, 480। ठीक है, तो मान के चलिए कि 480 मंथ। ठीक है, 480 मंथ। अब ये प्रूफ है, ये प्रूफ हम बता रहे हैं आपको कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। 480 मंथ है, तो 480 मंथ मतलब 4
480 इंटू 15 अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं। 480 इंटू 15 कितना हुआ, यानी 480 मंथ है तो 480 मंथ में 480 टाइम्स आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। 480 टाइम्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी हर टाइम 10 से 20 के अंदर, तो हमने एवरेज 15 ले लिया यहाँ पे। सो 480 इंटू 15 क्या हुआ, कैलकुलेट करके मुझे बताइए तो। 480 इंटू 15, 5 0 सा 0, 40, 5 चौका 20 सा 24, 1 0 सा 0, 8 1 सा 8, 4 1 सा 4, 0 0, 8 4 12 के 2 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 4 5 6 7,200। ठीक है, हम अगर 15 लेते हैं तो 7,200 फॉलिकल्स, 7,200। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एनसीआर के नीट के एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन आता है कि एक फीमेल पूरे लाइफ टाइम में, एक फीमेल पूरे लाइफ टाइम में कितना बार ओवुलेशन करती है और कितना ओवम जो है वो रिलीज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, सारे कैलकुलेशन करके देख लीजिए, सारे कैलकुलेशन करके फाइनली हमें आंसर बताइएगा कि कितना ओवम एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में रिलीज करती है। ठीक है, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे अगले क्लास में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेट करके आप हमें बता दीजिएगा। राइट, तो ये है आपका मेनोपॉज, कि हमारे हार्मोनल डिक्लाइन होते हैं उसके वजह से होते हैं या मेनोपॉज, या इसका रीजन क्या है, ये कैलकुलेशन और बाकी सब कैलकुलेशन करके आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज इसके बारे में अभी हम लोग सोचेंगे। ठीक है, और आप लोग भी सोचिए कि ये क्या कारण हो सकता है इस मेनोपॉज के। एनीवेज, हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में एक फीमेल ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करे तो, अब 45 या 50 ईयर्स तक करे तो, एक पूरे लाइफ टाइम में एक फीमेल कितना ओवम रिलीज करती है, इसमें कितना बार ओवुलेशन होगा तो कितना ओवम वो रिलीज करेगी। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढिएगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता क्यों है, कैसे है। हमारे पास हमने देखा था कि डिक्लाइन होता है ना, क्या होता है, डिक्लाइन होता है। किस चीज का डिक्लाइन, तो यहाँ पे हम आपको बनाते हैं यूटराइन कैविटी, यूटराइन वॉल। ये क्या है, ये मान लीजिए यूटराइन वॉल है ना, ये यूटराइन वॉल है। ठीक है, यूटराइन वॉल, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया है बट एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका ओवम। तो यहाँ पे ओवम में ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंडरी oocyte आ चुका है। इस सेकेंडरी oocyte के बाहर में क्या है, सेकेंडरी oocyte के बाहर में आपको जोना पेलुसिडा है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा के बाद उसके दुल्हन के चारों तरफ उसके सहेलियां हैं, और ये क्या है, उसके कोरोना रेडिएटा, क्या है, कोरोना रेडिएटा क्राउन, यानी मुकुट लेकर, बंगाली शादियों में मुकुट लगाया जाता है लड़कियों को भी, राइट, आई थिंक दैट्स राइट।
सो ये मुकुट लगाकर चारों तरफ क्राउन की तरह अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बन गया आपका ओवुलेटेड सेकेंडरी oocyte, ओवुलेटेड सेकेंडरी oocyte, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि इसको पैक करके रखते हैं। राइट, अब इस कंडीशन में हमारे पास हार्मोन लेवल क्या है। ठीक है, पहले अब अगर हार्मोनल क्राइटेरिया देखें तो क्या हो सकता है। नंबर 1 आपका ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा। उसके पहले हम यहां पे देख रहे थे एफएसएच का लेवल क्या होगा, एलएच का लेवल क्या होगा, ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा जीएनआरएच। ठीक है, और ये लाइन एंडोमेट्रियम के बाद लाइनिंग का क्या होगा। नाउ एफएसएच कब शुरू होता है। एफएसएच जब शुरू होता है, आपको प्यूबर्टी रीच करते ही एफएसएच का रिलीज जो है शुरू हो जाता है। लेकिन ओवुलेटरी कंडीशन में यहाँ पे इस हार्मोन्स के क्या स्थिति रहेंगे। ईस्ट्रोजन हाई रहेगा कि लो रहेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल घट जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस वक्त क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे एलिवेटेड है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम है, यहाँ पे जीएनआरएच का लेवल क्या हो गया है, डिक्लाइन हो चुका है। यहाँ पे एफएसएच का लेवल भी डिक्लाइन हो चुका है। एलएच का लेवल क्या है, यहाँ पे एलएच का लेवल यहाँ पे वो भी डिक्लाइन हो गया है। और यहाँ पे डिक्लाइन, सॉरी एक सेकेंड, हम यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाते हैं, एक ग्राफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है कि ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, ग्राफ हम लोग देख लेते हैं और वहीं से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। राइट, इससे पहले कि हम लोग ग्राफ देखें, लेट मी टेल यू कि ये पूरा मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 फेज में डिवाइड किया गया है, और इस 3 फेज में पहला जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। वो क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसका हम ब्रीफिंग दे देते, फिर हम लोग ग्राफ देखते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, और तीसरा होता है आपको सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, या हम इसको कह सकते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस तीन स्टेज में डिवाइड किया गया है, 3 अलग अलग फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज यानी ब्लीडिंग के वो 5 से 7 दिन का पीरियड, ब्लीडिंग का वो 5 से 7 दिन का पीरियड। फॉलिकुलर फेज यानी प्रोलिफरेशन का स्टेज, प्रोलिफरेशन का फेज यानी फॉलिकल्स आपके ओवम में डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इस फेज में क्या होंगे, इस फेज में आपको ये डेवलप हो रहे हैं, चारों तरफ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट इसका चल रहा है। ठीक है, इसका क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है ओवम में, तो ओवरी में, सॉरी। तो ये डेवलपमेंट फेज है यानी फॉलिकुलर फेज है। इसका एक और नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, इसका एक और नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, वो होता है इनहिबिन, वो होता है इनहिबिन, हम बताएंगे वो प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद ये क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रहा है, ओवरी यहाँ पे, ओवम जो है, ओवरी यहाँ पे ओवम के डेवलपमेंट को कर रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है यहाँ पे, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज है। सेक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अब ओवुलेशन हो चुका है, और इस कंडीशन में आपका कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसीलिए ये सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज है। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट कर रहा है, और इसीलिए सेक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज हम इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, इसका ब्रीफिंग समझ में आया। मेंस्ट्रुअल फेज 5 से 7 दिन का वो ब्लीडिंग का फेज है। उसके बाद ये फॉलिकुलर फेज यानी अब डेवलपमेंट फिर से शुरू होगा, आफ्टर ब्लीडिंग डेवलपमेंट शुरू होगा, इसीलिए फॉलिकुलर फेज और या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन यानी डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी फेज यानी प्रोलिफरेशन होने के बाद अब ये ओवुलेट होगा, ओवुलेट होने के बाद यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई मीन लेट्स एनालाइज द ग्राफ। ग्राफ में क्या दिया है, ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर से हम लोग समझ लेंगे कि क्या है आपको। यस, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्राफ है। ठीक है, ऑल राइट,
प्लीज अपना अपना ऑडियो ऑन करके मुझे बताएं कि दिख रहा है। ठीक है, सबको दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। क्या स्क्रीन पे क्या आ रहा है? दिख रहा है सर। ओके, दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा। यस सर। ओके यस ओके सर। ओके ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्क्रीन पे आप जो भी हम एक्टिविटी करेंगे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर में हम जो ग्राफ यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है और यहाँ पे रेड लाइन है, दो लाइन है। ठीक है, ये हार्मोनल लेवल है। ठीक है, एफएसएच और एलएच का लेवल है, राइट। और जो नीचे दिया जा रहा है, नीचे जो डायग्राम दिया है, आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये फॉलिकल्स का डेवलपिंग का स्क्रीन है। ठीक है, फॉलिकल्स कैसे डेवलप हो रहा है। उसके बाद जो नीचे आपको जो ये ग्राफ जो दिख रहा है ब्लू और रेड लाइन, ये आपको ओवेरियन हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे दिया है ये आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे बड़ा सा, ये मेंसेस और यूटेराइन वॉल का डेवलपमेंट का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबको समझ गए? अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फर्स्ट 5 डेज अब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है 5 to 7 डेज, यानी 6 से 7 डेज तक दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या होंगे, सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद देखिए तीसरा क्या दिया है, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। और उसके बाद अगला साइकिल शुरू हो जाता है, राइट। अब हम लोग इस ग्राफ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, रीजन बारीकी से यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि ये ग्राफ आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्स, नीट, बोर्ड्स, हर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस ग्राफ को एज इट इज ऐसा ही ग्राफ नहीं देगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज यही सेम टू सेम ग्राफ नहीं देगा। इस ग्राफ में एक छोटा सा टुकड़ा को काट दे सकता है, बस इतना सा ऊपर में सिर्फ ग्राफ को काट कर, और इस ग्राफ को आपको इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। या यहाँ पे ओवरियन हार्मोन लेवल, सिर्फ ये ग्राफ को काट कर सिर्फ ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। या यहाँ पे इस फॉलिकल्स को काट कर सिर्फ फॉलिकल्स और इस ग्राफ दोनों को एक साथ देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस ग्राफ को कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चनर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें, तो जो ब्लू कलर का लाइन है हम आपको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे येलो हम येलो कलर से बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे जो एफएसएच है, ये कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, कौन सा ड्यूरेशन है यहाँ पे, ये आपका जो एफएसएच है, एफएसएच यानी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या होता है, आपको हमने ऑलरेडी बताया था कि आपके फर्स्ट डे में प्यूबर्टी जैसे ही रीच करते हैं, तो आपको प्राइमोर्डियल जर्म से लोकल केमिकल के मदद से क्या करते हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, जिसके सराउंडिंग में आपको क्या है, इसके सराउंडिंग में फ्लैट एपिथेलियल सेल है। तो फर्स्ट जो फॉलिकल यहाँ पे दिख रहा है, और वो एफएसएच और एलएच वहां पे ग्राफ आपको दिख रहा है। और ये धीरे धीरे एफएसएच क्या होगा, एफएसएच का जो लेवल है, ठीक है, वो एफएसएच का लेवल आपको धीरे धीरे करके डिक्लाइन होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन हल्का सा डिक्लाइन होगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। पहले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम कम रहता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट समझना है, और वो पॉइंट ये है, ठीक है, वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है, हम आपको स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, और आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा, यस और नो? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो हम यहाँ पे आपको एक चीज समझाते हैं, देख लीजिए, समझिएगा, बातों को समझने की, पकड़ने की कोशिश करिएगा हर विधि। अब यहाँ पे जो ग्राफ है आपको दिख रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नीचे जा रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ रहा है। तो हमारे इस कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होते हैं, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनिशियल स्टेज में कितना होता है? इनिशियल स्टेज में आपको धीरे धीरे शुरू होता है डेवलपिंग, क्योंकि जब जीएनआरएच का सेक्रेशन होता है, तो हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जीएनआरएच क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है, ठीक है। जीएनआरएच क्या कर रहा है? फॉर द टाइम बीइंग, ये आपका टाइम है, ये आपका क्या है? टाइम है। टाइम मतलब डेज है, ठीक है। और ये क्या? हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है, मतलब ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम सिर्फ जीएनआरएच की बात करेंगे। ये जीएनआरएच क्या करेगा? जीएनआरएच धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा, और प्यूबर्टी रीच करेगा तो जीएनआरएच का अमाउंट जो है बढ़ेगा। जब जीएनआरएच का अमाउंट बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? ये है आपका जीएनआरएच। जब जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? वहां पे ब्लू से है, तो हम भी यहाँ पे ब्लू से बनाते हैं, आपका तब समझ में आ जाएगा। एफएसएच है ना, रेड से है। तो आपका जीएनआर जब बढ़ेगा तो ये हम बनाते हैं यहाँ पे एफएसएच। तो एफएसएच का लेवल क्या होगा? एफएसएच शुरू होगा और एलएच भी शुरू होगा। एफएसएच शुरू होगा और एलएच भी शुरू होगा। लेकिन एफएसएच शुरू होकर फॉलिकल डेवलप करना शुरू होते ही क्या होते हैं? ये एफएसएच ड्रॉप हो जाते हैं। और लेकिन एलएच क्या करते हैं? एलएच जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? आपको देखिएगा कि हमारा जो ईस्ट्रोजन है, ये ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है जब एलएच यहाँ पे कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में, फिर एंड्रोजन जो है ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके हमारा ईस्ट्रोजन सेक्रेशन शुरू होता है ना। तो ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे, ईस्ट्रोजन का भी यहाँ पे लेवल जो है वो शुरू इनिशिएट होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन फिर ये ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन लीड्स टू और या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन inhibits the release of luteinizing hormone. Very important point, very important point. हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है? हमारे पास क्या है? ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, ईस्ट्रोजन नहीं है, ना ही एकदम 0% है, लेकिन हमारे जीएनआरएच के स्टिमुलेशन के वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, जीएनआरएच के स्टिमुलेशन के वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सेक्रेट होगा तो थोड़ा अमाउंट में सेक्रेट होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे एलएच भी लो कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, उसके बाद अब एलएच क्या करेगा? एलएच आपको ईस्ट्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन बनाएगा, लेकिन ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ही कम रहेगा। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं रहेगा ईस्ट्रोजन, तो वो वहां पे एलएच जो है बहुत कम सेक्रेट होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन नहीं रहता है। लेकिन जैसे वो एलएच आता है, वो ईस्ट्रोजन बनाता है, ईस्ट्रोजन बनने के बाद ये ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, एलएच का काम है, बना रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। जब ये ईस्ट्रोजन, ये क्या है? ये ईस्ट्रोजन का हम लेवल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ईस्ट्रोजन है। जब ये ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है,
तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा एस्ट्रोजन का तो एलएच भी इंक्रीज होगा। तो ये जब बढ़ेगा आपको, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब आपको एस्ट्रोजन बढ़ गया, ठीक है। जब एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन आएगा जबकि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल जब ज्यादा होता है आपको ये एलएच जो है वो पीक, एलएच जो है सर्ज, एलएच सर्ज यहाँ पे होते हैं, एलएच सर्ज होते हैं, ठीक है। एलएच सर्ज होंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे एलएच जो है इंक्रीज हो जाएगा, एलएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन। और हमने इसीलिए कहा था कि जब एस्ट्रोजन का सेक्रीशन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन जब यहाँ पे सेक्रीशन ज्यादा होगा तो आपको ये जाएगा, थोड़ा सा एस्ट्रोजन जाएगा यूटेराइन वॉल में, ठीक है, और थोड़ा सा एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसका रिएक्शन होगा आपको हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां से एलएच का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, एलएच का सेक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये एलएच सर्ज होगा। एफएसएच का भी हल्का सा, क्योंकि यहाँ से, और जीएनआरएच क्या होंगे जब ये बढ़ेगा, जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो जीएनआरएच भी सेक्रेट होंगे, ठीक है, जीएनआरएच भी क्या होंगे, सेक्रेट होंगे, तो जीएनआरएच का लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है तो एफएसएच भी सडन यहाँ पे एफएसएच का भी हल्का सा ग्रोथ होता है, और एलएच का सर्ज है ही, ठीक है, एलएच का सर्ज है ही, एलएच तो सर्ज हुआ ही है, ठीक है, वही आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे, देखिए एलएच का सर्ज, एलएच का सर्ज यहाँ पे दिख रहा है ना, एफएसएच भी थोड़ा सा सर्ज हुआ है और एलएच भी सर्ज हुआ है, ठीक है। लेकिन आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के तुरंत बाद देखो यहाँ पे जब एलएच सर्ज हुआ है, नीचे देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है और प्रोजेस्टेरोन उसी बराबर बिल्कुल नहीं है, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे सेक्रेशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये 14th डे है, और देखो यहाँ पे जैसे एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसीलिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग हल्का हल्का ग्रो कर रहा है, मतलब एस्ट्रोजन जाकर वहां पे थोड़ा थोड़ा इसका डेवलपमेंट कराता रहता है, तो इसीलिए एस्ट्रोजन के वजह से ही थोड़ा थोड़ा ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट, ये आपका जो लाइनिंग है, यूट्राइन लाइनिंग, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ग्रो हो रहा है एस्ट्रोजन की वजह से। लेकिन जब हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट हो जाते हैं, कब, आफ्टर ओवुलेशन, क्या है, आफ्टर ओवुलेशन, यहाँ पे आफ्टर ओवुलेशन जब एलएच इंक्रीज होगा, एफएसएच का भी इंक्रीज होगा, यहाँ पे एलएच इंक्रीज हुआ है, एफएसएच भी इंक्रीज हुआ है, तो एलएच के वजह से ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन का ही एक काम है एलएच का कि ओवुलेशन कराएगा, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने के बाद एलएच का वहां पे काम खत्म, क्योंकि अब ये क्या करेगा, ये हाई अमाउंट, अब ये हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन यहाँ पे है, तो हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है तो आपको क्या होगा, एलएच आपको सेक्रेट हुआ, लेकिन एस्ट्रोजन अब यहाँ पे एस्ट्रोजन गया था, एस्ट्रोजन यहाँ पे जाके क्या किया, इसने अपना एक्टिविटी किया और एलएच इंक्रीज हुआ, एलएच इंक्रीज होकर फिर क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो गया, फिर एलएच जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, एलएच जो है डिक्रीज हो जाता है, एलएच डिक्रीज हो जाता है, एफएसएच भी डिक्रीज हो गया क्योंकि वहां पे ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन होते ही आपको बाकी कोई फॉलिकल्स अभी डेवलप नहीं होंगे, ठीक है, बाकी कोई फॉलिकल्स यहाँ पे डेवलप नहीं होंगे, ओवुलेशन हुआ है, यहाँ पे ओवुलेशन के बाद ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो एस्ट्रोजन का है, एस्ट्रोजन का रेंज बढ़ेगा तभी जाकर एलएच बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तभी जाके क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही ये पीक एस्ट्रोजन का धीरे धीरे ऊपर बढ़ा है, यहाँ पे एलएच सर्ज हुआ है, तो एस्ट्रोजन बढ़ा, एलएच बढ़ा, ठीक है, एस्ट्रोजन जब डिक्लाइन हुआ, एलएच भी देखो डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो ओवुलेशन के बाद एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो जाता है, जैसे एस्ट्रोजन डिक्लाइन होता है आपका एलएच क्या हो जाता है, एलएच भी डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, जब डिक्लाइन हुआ वहां पे एफएसएच भी डिक्लाइन हुआ, यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरोन, अब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बन चुका है, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगेगा, अब यहाँ पे आएगा आपका प्रोजेस्टेरोन, अब ये प्रोजेस्टेरोन जो है पहले से एकदम स्टैंडर्ड था, पहले से एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब ये पीक पर रहेगा, ठीक है, जब ये आएगा, जब ये पीक पर रहेगा, ये जो पॉइंट है, ये जो प्रोजेस्टेरोन का पीक है, ये प्रॉपर एकदम हाई अमाउंट, मतलब हाईली डेवलप्ड एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम हाईली डेवलप होंगे, यूटेराइन वॉल हाईली यहाँ पे डेवलप होंगे, उस कंडीशन जबकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, उस कंडीशन में यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग हाईली डेवलप्ड रहेंगे। समझ में आ रहा है ग्राफ समझिएगा। उसके बाद क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल, अब देखिए एस्ट्रोजन का लेवल अब फिर से यहाँ पे डिक्लाइन होने के बाद फिर से यहाँ पे बढ़ रहा है,
एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जब एस्ट्रोजन का लेवल फिर से बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए एंडोमेट्रियम, जैसे ही यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है अब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे मायोमीट्रियम में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, उसके बाद ये एस्ट्रोजन का लेवल घट गया, लेकिन अचानक से फिर से एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और ये जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो आपको यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, इनिशिएट होते हैं, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुआ और वहां पे मेंसेस जो है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज होते ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे, मेंसेस पेन शुरू हो जाएगा, मेंसेस पेन शुरू होगा। उसके बाद मेंसेस पेन के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, आपका प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे डिक्लाइन किया, प्रोजेस्टेरॉन जब ये एस्ट्रोजन बढ़ा तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, जैसे प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो गए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या हो गए, शुरू हो गए। तो ग्राफ को ध्यान से फिर से समझ लीजिए। स्टार्टिंग स्टेज में एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल सेम रहेगा। एफएसएच पहले शुरुआती स्टेज में आएगा, डेवलप होगा, ठीक है, और वो बाकी फॉलिकल्स डेवलपिंग अपना डेवलपमेंट शुरू कर देगा। उसके बाद एलएच जो है वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके सेक्रेट हो रहा है, वो एलएच एस्ट्रोजन को सेक्रेट करेगा। एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एलएच, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एलएच, वेयर एज जब एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो एलएच क्या हो जाएगा, एलएच भी सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा हाई अमाउंट में। ठीक है, तो वहां पे तो क्या हो गया, आपका एस्ट्रोजन हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन अचानक से एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है और वो एस्ट्रोजन जाता है आपको कहा जाता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, और वो एस्ट्रोजन आपको फीडबैक भेजता है कहाँ पे, ब्रेन में। फीडबैक ब्रेन में जाने के बाद वो वहां पे एस्ट्रोजन गया तो एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जीएनआर जो है हाई अमाउंट में जीएनआर सेक्रेट होंगे, और यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ा है तो ऑब्वियसली क्या होंगे, आपको एलएच का सेक्रेशन बढ़ेगा। तो एलएच का सेक्रेशन वहां पे बढ़ा हुआ है, एलएच का सेक्रेशन जैसे ही बढ़ता है तो जीएनआरएच आ रहा है तो एलएच दोनों रीच होंगे, लेकिन क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एस्ट्रोजन है तो एलएच ज्यादा सेक्रेट होगा, एफएसएच का पीक उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्ट्रोजन धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है तो एलएच भी डिक्लाइन हो गया, एलएच जैसे ही वहां पे डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, और ओवुलेशन शुरू हो गया है, एलएच जैसे आगे बढ़ा है ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम अल्बिकन्स बनने लगेंगे, तो वहां पे एस्ट्रोजन जो है वो डिक्लाइन होगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट कर रहा है अभी। ठीक है, लेकिन जैसे वो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा, कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा, वहां पे अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और फिर अल्टीमेटली वो मेंसेस इनिशिएट कर देता है और मेंसेस होने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं। जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हुए और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद फिर से वहीं आपको एफएसएच और एलएच का सेक्रेशन होगा और उसके बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे इनहिबिन का क्या काम है? यस प्रगति, क्या प्रॉब्लम है? अपना माइक ऑन करके आप बोल सकती है। सर सर ये सेकेंड बार सर जब कॉर्पस ल्यूटियम सर डेड होने लगेगा तब सर जब जो एस्ट्रोजन का लेवल सर इंक्रीज करेगा तो उस समय सर एलएच इंक्रीज नहीं करेगा सेकेंड बार जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज किया तो? देखिए उसी टाइम में आपको इनहिबिन होते हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या होते हैं, इनहिबिन होते हैं, वही इनहिबिन अभी हम बताने वाले थे, वो इनहिबिन होते हैं जो इनहिबिन क्या करते हैं, जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में, और वहां पे जाके इनका सेक्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इनका सेक्रेशन क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सेक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, क्योंकि वंस आपका ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो खत्म हो गया, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, आपको अब ब्लीडिंग शुरू होने वाला है, एस्ट्रोजन यहाँ पे लेवल बढ़ा है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है, तो अब वहां पे इनहिबिन जाएगा और इनहिबिन जाके ये सेक्रेशन जो है रोक लेगा। ठीक है, इनहिबिन का यही काम होता है कि एफएसएच और एलएच का सेक्रेशन वहां पे बंद कर दे। ठीक है, जीएनआरएच वहां पे जब तक जीएनआरएच सेक्रेट होता रहेगा
तब तक LH और FSH का वहां पे रिलीज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, कभी LH कम होगा, FSH ज्यादा होगा, कभी कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो में देखा जाए तो LH ज्यादा होंगे, FSH कम होंगे, FSH ज्यादा होंगे, LH कम होंगे। लेकिन जैसे GnRH का सेक्रेशन बंद होता है, आपका LH और FSH बंद हो जाएगा, और वही काम करता है इनहिबिन जाके वहां पे इनहिबिटरी एक्शन करता है और उनका सेक्रेशन को रोक देता है। ठीक है, क्लियर है? ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगाकर हमने बताया। यहाँ पे GnRH का सेक्रेशन बढ़ता है, ठीक है, GnRH का सेक्रेशन, लेकिन उसके बाद इनहिबिन के एक्शन की वजह से GnRH का सेक्रेशन भी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, ऑन द एक्शन ऑफ इनहिबिन। तो ये ग्राफ आपको उस ग्राफ से कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये इजी है। ठीक है, वो और ये दोनों इजी ही है। ठीक है, बस समझने के ऊपर है। वहां पे बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है और यहाँ पे थोड़ा सा अजीब और गरीब हमने ग्राफ बनाया है। बट आप लोग क्या करना है, ग्राफ को समझना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका प्रोसेस ध्यान में होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरी में क्या हो रहा है। ठीक है, ओवरी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरी था, ओवरी में क्या हो रहा है, लाइनिंग में क्या हो रहा है, दोनों को आपको कंपेयर करके चलना है। इसीलिए वहां पे देखिए ओवरियन जो हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, और ऊपर FSH और LH है, और वो क्या है, वो आपको पिट्यूटरी हार्मोन्स है। दोनों एक साथ, सारा ग्राफ एक ही साथ दिया है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही टाइम पे इस दिन में यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर डेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, सारा जो है एक साथ हमें लेकर चलना होता है। इसीलिए वहां पे दिया है। एक बार फुर्सत से घर पे बैठिएगा, इस ग्राफ को सामने लीजिएगा, पहले दिमाग में पूरा प्रोसेस को एकदम घुमाइएगा जो हम बताए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद इस ग्राफ को पढ़िएगा, ग्राफ को देखिएगा, और फिर अपने से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिएगा। ये ग्राफ चाहिए तो ये ग्राफ भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे GnRH का भी बनाया है। ठीक है, जो कि GnRH वहां पे नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे GnRH भी बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्शन हुआ है, ठीक है, ये जो एक्शन है यहाँ पे, ये जो एक्शन हुआ है, ये एक्शन हुआ है इनहिबिन का। ये क्या हुआ है, ये इनहिबिन का एक्शन हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से GnRH डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, जब GnRH डिक्लाइन हुआ है तो FSH और LH भी यहाँ पे डिक्लाइन ही है, ये कभी ग्रो नहीं करेंगे, मतलब ये डिक्लाइन ही है। यहाँ पे क्या है, ये डिक्लाइन ही है। ठीक है, FSH और LH यहाँ पे डिक्लाइन ही रहेंगे, यहाँ पे इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिन ने GnRH को खत्म कर दिया है। ठीक है, समझ में आया है ग्राफ? अगर आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का भी डाउट अगर हो तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए हमसे। 1% का डाउट भी नहीं होना चाहिए, ग्राफ 110%, 200% क्लियर होना चाहिए ग्राफ आपको। इसीलिए हमने अलग से टाइम देकर इसको आपको समझाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके, सो एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे है, और कैलकुलेशन ये है कि ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है प्रोलिफरेटिव फेज में, यानी प्रोलिफरेशन हो रहा है किसका, देखिएगा यहाँ पे 2 प्रोलिफरेटिव फेज है। कौन कौन से प्रोलिफरेटिव फेज है? एक तो हमने देखा अभी जो प्रोलिफरेटिव फेज देखा, ये देखा हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज, और ये प्रोलिफरेटिव फेज है ओवरी के अंदर। तो ओवरियन साइकिल में ओवरी के अंदर जो प्रोलिफरेटिव फेज हो रहे हैं, ये प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे भी एक प्रोलिफरेटिव फेज होता है, और ये प्रोलिफरेटिव फेज कब, किसको कहते हैं, यहाँ पे जब डेवलपमेंट शुरू होता है तब हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे प्रोलिफरेशन शुरू हुआ है। और आफ्टर ओवुलेशन, इसका जो ओवुलेटरी फेज है उसके बाद इसका प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होगा। ध्यान से, अगर ये कंफ्यूज नहीं करना है, 2 चीजें हैं एग्जाम में, दोनों अलग अलग पूछ सकता है। प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्राइन लाइनिंग भी पूछ सकता है, यूट्राइन वॉल, और प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ आपको ओवरी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफरेशन समझना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज देखना है, तो आपको क्या समझना होगा, ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज, ये है। ठीक है, ओवरियन साइकिल अगर आपसे पूछे,
ओवेरियन साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज होगा आपका जो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिकल फेज सॉरी प्रोलिफरेटिव फेज यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डेवलपमेंट। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, चाहे वो ओवरी के फॉलिकल्स हो, वो चाहे एंडोमेट्रियल का लाइनिंग हो। क्लियर होना चाहिए बात, ठीक है। तो ये जो प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल cycle, proliferative phase of this uterine lining causes the proliferation of about 3 mm to cm। यहाँ पे कितना, यहाँ पे इसका थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ अबाउट 3 mm। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितना होता है, अराउंड 70 to 80 ml पर डे की पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताइए तो हमें कि इसका कैलकुलेशन कितना होता है, 70 to 80 ml पर डे की पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ 5 to 7 days कितना होता है? कैलकुलेशन बताइए, हम ऑलरेडी कई बार ये बता चुके हैं, तो इसका कैलकुलेशन आप मुझे बताइए क्या होता है। पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यस ऑफ कोर्स, पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, चलिए अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं ओवम का स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं? ओवम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। यस और सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है एकदम। पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 70 to 80 ml ब्लीडिंग होते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे कि ये इनहिबिन कौन सेक्रेट करता है, ओवरी में सेक्रेट होता है कि ये सेक्रेट करता है ये यूट्राइन वॉल, बताइए तो जरा जवाब दीजिए, हम आपसे जवाब की अपेक्षा करते हैं। ओवरी में से, ओवरी में सेक्रेट करता है। वेरी गुड दिलबर, ओवरी में कौन सेक्रेट करता है? ओवरी में कौन सेक्रेट करता है? कम ऑन, नो नॉट कॉर्पस ल्यूटियम, नॉट कॉर्पस ल्यूटियम। और कोई है जो जवाब देना चाहे? कॉर्पस ल्यूटियम अगर आपका आंसर सही है, सॉरी आपका आंसर अगर कॉर्पस ल्यूटियम है, कितने लोगों का आंसर कॉर्पस ल्यूटियम है? सर हाँ बोलिए। सर्टोली सेल्स सिक्रीट करते हैं ना? सर्टोली सेल्स, यस वो भी सर, वो मेल साइकिल में, हम यहाँ पे फीमेल साइकिल की बात कर रहे हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स यानी कॉर्पस ल्यूटियम, सही है, लेखिका आपका आंसर सही था, कॉर्पस ल्यूटियम ही सेक्रेट करता है, व्हिच मींस ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम में ही तो वही तो ग्रैनुलोसा सेल्स ही है। तो ग्रैनुलोसा सेल्स या ग्रैनुलर सेल्स ओवरी, ठीक है, ओवरी में जो ग्रैनुलर सेल्स हैं, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। आपको बाकी के जो ग्रैनुलर सेल्स वहां पे प्रेजेंट है वो सेक्रेट करते हैं इनहिबिन, ठीक है। और वो इनहिबिन क्या करता है? वो इनहिबिन आपको जीएनआरएच के सेक्रेशन को खलास कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग? चलिए बढ़िया है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब हम इस ग्राफ को मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, आई मीन ओवम का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन ये है कि आपका जो भी मतलब ये क्या कहते हैं उसको, हाँ देखो भूल गया क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन याद आएगा तो पूछेंगे। यस ऑफ कोर्स, आपका जो ओवुलेशन हुआ है, ठीक है, ओवुलेशन होने के बाद ये जो आपके बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर आपको क्या है, जिसके ऊपर आपको जोना पेल्यूसिडा है। ये क्या है? दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा,
This is your zona pellucida. This is your ball-like structure. This is the zona pellucida. In between the zona pellucida, we have few space. We have few space and few space. And इस स्पेस के अंदर we have इस स्पेस के अंदर we have polar body. इस स्पेस के अंदर क्या है? We have polar body. ठीक है, पोलर बॉडी. उसके बाद इसके आउटर साइड में, ठीक है, इसके आउट साइड में हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास होंगे आपके ये क्या है? कोरोना रेडिएटा सेल्स. कोरोना रेडिएटा सेल्स. ठीक है, कोरोना रेडिएटा सेल्स, राइट, कोरोना रेडिएटा सेल्स. सर स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए. कोरोना रेडिएटा सेल्स नहीं दिख रहा है? सर मिरर व्यू. नो सर. मिरर व्यू हो रहा है. दिख रहा है? यस सर. अच्छे से दिख रहा है ना? ओके, तो ये क्या है? ये आपका क्या है? दिस इज योर कोरोना रेडिएटा. ठीक है, ये क्या है? कोरोना रेडिएटा है. तो हम फिर से बताते हैं, ये आपको जो हमने यहाँ पे बनाया, ये क्या है? दिस इज योर कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा. दिस इज योर दिस स्पेस विच इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन. ये जो हमारा स्पेस है, ये क्या है? ये है पेरीविटेलाइन स्पेस. आप स्पेलिंग थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा. ठीक है, स्पेलिंग में हम थोड़ा सा वीक है, बट एनीवेज हमें जितना लगता है कि हमने सही स्पेलिंग हम लिखते हैं, विटेलाइन. ठीक है, आई होप कि ये स्पेलिंग सही हो. पेरीविटेलाइन स्पेस. उसके बाद ये जो इसके अंदर है, अच्छा ये एक और लेबलिंग यहाँ पे जरूरी है. ये क्या है? ये है आपका पोलर बॉडी. ये क्या है? पोलर बॉडी. एक और लेबलिंग जरूरी है, ये क्या है? ये आपका जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा. इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर चीज हमें गोल गोल बना है ब्लू कलर का, इसका नाम क्या है? यही क्वेश्चन आपसे है, इसका नाम क्या है? इसके अंदर क्या क्या होते हैं, हम आपको दैट इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू. यहाँ पे एक न्यूक्लियस होंगे. ठीक है, न्यूक्लियस होंगे जिसके अंदर 1n क्रोमोसोम होंगे. न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर 1n क्रोमोसोम होंगे. सो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर 1n क्रोमोसोम है. उसके बाद क्या होंगे? ये यहाँ पे इसके आउटर कॉर्टेक्स रीजन. ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुला रीजन है. ठीक है, ये क्या है? दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन. और इस कॉर्टेक्स रीजन में इसके पास कॉर्टिकल सेल्स होंगे. क्या होंगे? कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्टिकल सेल्स होंगे. इसके बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है. ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, कॉर्टिकल सेल्स है. ठीक है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. और क्या सिग्निफिकेंस है, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे. इसके अलावा इसके अंदर और भी छोटे छोटे, ये तो क्या है? ये आपको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है. क्या है? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है. ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है. इसके अलावा इसके अंदर और भी कई सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये भी ग्रैनुलर सेल्स ही कहलाएंगे. कॉर्टिकल सेल्स या ग्रैनुलर कॉर्टिकल सेल्स. ठीक है, ये कॉर्टिकल सेल्स या ग्रैनुलर कॉर्टिकल सेल्स, कई सारे छोटे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ये कॉर्टिकल ग्रैन्युलर सेल्स है. मेडुला है, राइट. अब हमें बताइए, अच्छा हम जोना पेल्यूसिडा को थोड़ा सा और अच्छे से वेल डिफाइंड जोना पेल्यूसिडा हम यहाँ पे बना देते हैं.
क्योंकि अच्छे से आप लोगों को लगे कि ये टफ मेम्ब्रेन है, तो टफ जैसा लग ही नहीं रहा ये। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि इसके अंदर जो हमने बॉल बनाकर ये सारी चीजें बनाई है, न्यूक्लियस वगैरह 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 जो हमने बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। सेकेंडरी oocyte। वेरी गुड दिलबर, क्या बात है दिलबर, मजा आ गया सच में। सेकेंडरी oocyte इसको हम कहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दिलबर, और लगा था कि आप ही जवाब दे सकते हैं इसका। ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ये है आपका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स रीजन है। ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है। और ये है आपका मेडुला रीजन। ये क्या है? ये है आपका मेडुला रीजन। और ये क्या है? दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस। आई होप कि आप लोगों को पूरा स्किन दिख रहा है। ठीक है, पूरा स्किन दिख रहा है। ऑल राइट, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, नॉट ओवम, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte along with your what, this corona radiata। इसके अंदर जो फ्लूइड यहाँ पे भरे रहेंगे, जो यहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे भरे रहेंगे, इसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, क्या है? फ्लूइड भरा है। ये फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है? ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं, लेकिन ये है नहीं। ये क्या है? कौन सा एसिड है? ये कौन सा एसिड है जो प्रेजेंट है? कोई बताए हमें जरा। हाइयालुरोनिक एसिड। वाह दिलबर, आज तो एकदम दिल गदगद कर दिया। हाइयालुरोनिक एसिड है। अरे भाई समझ गए, समझ गए, दिल को गदगद कर दिया आप सच में। ये क्या है? दिस इज योर हाइयालुरोनिक एसिड। वेरी गुड। प्रसन्नता से दिल प्रफुल्लित हो गया। चलिए, ये है आपका हाइयालुरोनिक एसिड। अब क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये डेफिनेटिव ओवम यानी एग्जैक्ट ओवम टर्शियरी oocyte या डेफिनेटिव ओवम हम इसको कह सकते हैं। डेफिनेटिव ओवम हम इसको ओवम कब कहेंगे? ये ओवम कब बनेगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस? माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकता है? ये जो सेकेंडरी oocyte है, जो ये ब्लू कलर का ये सेकेंडरी oocyte है, कब ये आपको डेफिनेटिव ओवम बनेगा? When fertilized with a sperm। क्या हुआ? When it fertilized with sperm, then it become ovum। Then it become definitive ovum। Great दिलबर, आप तो छा गए। Yes, of course, he is absolutely right। When there is a magical touch, ठीक है, when there is magical touch of sperm occurs, जब यहाँ पे स्पर्म का मैजिकल टच होगा। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, जब स्पर्म आएगा, स्पर्म आकर इसको टच करेगा, ठीक है, दुल्हन शर्मा जाएगी, खुश हो जाएगी, शर्माएगी नहीं, यहाँ पे दुल्हन खुश हो जाएगी और क्या करेगी? ये कंटिन्यूसली डिवीजन होने लगेगा। इसमें क्या होगा? डिवीजन होने लगेगा। और डिवीजन इन द सेंस यहाँ पे अब ये सेकेंड मियोसिस जब यहाँ पे स्टॉप हुआ है, सेकेंड मियोसिस क्या करेगा? ये सेकेंड मियोसिस सब कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद क्या होंगे? कंप्लीट करने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से एक पोलर बॉडी, एक और पोलर बॉडी यहाँ पे रिलीज होंगे। ठीक है, एक और पोलर बॉडी यहाँ पे रिलीज होंगे। ठीक, एक और पोलर बॉडी यहाँ पे रिलीज होंगे और उसके बाद ये बन जाएगा डेफिनेटिव ओवम। क्या बन जाएगा? डेफिनेटिव ओवम बन जाएगा। यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल आएंगे। जेनेटिक मटेरियल आने के बाद अब क्या करेंगे? जेनेटिक मटेरियल आने के बाद दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये हम चीजें हम देखेंगे, कब देखेंगे? ये हम सब कुछ देखेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त।
यानी जब हम लोग फर्टिलाइज, अगले क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन शुरू कर देंगे। अगले क्लास में हम जब फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस इसमें आती है, और चेंजेस आने के बाद कैसा ये आपको दुल्हन रिएक्ट करती है अपने दूल्हे से मिलने के बाद। दूल्हे का जो दर्शन होता है, दूल्हे का जो मैजिकल टच होता है, उसके बाद क्या चेंजेस, ये शर्माती है कि डांस करने लगती है, इसमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आज का ये लेक्चर, ये डायग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आई होप कि डायग्राम पसंद आया होगा, डायग्राम के साथ साथ मेरा लेक्चर भी पसंद आया होगा। और पसंद आए या ना आए, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेक्चर समझ में बस आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज रेज योर हैंड्स नाउ एंड शो योर लव दैट समझ में आ गया है। ओके 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 ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू, क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, थैंक यू संजना, थैंक यू सो मच। अब एक काम कर सकते हैं, अपना अपना हाथ नीचे कर सकते हैं ताकि लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको डायग्राम घर पे बनाकर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ये नीट में भी डायग्राम पूछ सकता है, बोर्ड्स में तो मैक्सिमम चांस है कि पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस डायग्राम को घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हमारे जैसा नहीं बन पाएगा, बिल्कुल सही है, हमसे अच्छा आप लोग बना पाएंगे, तो इसीलिए, क्योंकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, आप लोग बहुत बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो डायग्राम बनाकर मुझे सबमिट भी कर दीजिएगा। यही आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। दूसरा होमवर्क वहां पे कैलकुलेशन आपको करना है, और एक वो होमवर्क है कि इस डायग्राम को बनाना है। तो इस डायग्राम को और ग्राफ को भी बनाकर, डायग्राम और ये ग्राफ दोनों बनाने के बाद हमें सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप में आप लोग होमवर्क लिख के डाल दीजिएगा या फिर हमें भेज दीजिएगा, तो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा तुरंत, आज शाम 10 बजे, आज रात 10 बजे से पहले मुझे सबका होमवर्क मिल जाना चाहिए। ठीक है, होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा। चलिए, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।